नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम कर चुके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से रहे हैं और जो बामसेफ DS4 में भी रह चुके हैं और बामसेफ के 14 साल जिला संयोजक रहे हैं जौनपुर जिले के, और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी आमंत्रित सदस्य रहे हैं माननीय दीपचंद राम जी। उनसे जानेंगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कई बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, सबको मैं अभिवादन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। आप एक पार्टी भी बनाए रहे हैं और उसके संयोजक रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद आपने अपने पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सहयोगी और बहुजन आंदोलन के समर्थक साथियों द्वारा हम लोगों ने कांशीराम बहुजन दल बनाया। और कांशीराम बहुजन दल को जब हमने देखा कि जो हमारे दल की विचारधारा है, उसी विचारधारा पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी काम कर रहे हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश जो जिस आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, मैं माननीय अखिलेश जी के विचारों को, उनके दल को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी को विलय कर दिया। आपके पास काफ़ी अनुभव रहा है कार्य करने का मान्यवर कांसीराम साहब के साथ और वर्तमान समय में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, तो आप दोनों लोगों के साथ काम करके क्या अंतर महसूस करते हैं? आदरणीय मौर्य जी, आप इस तरह से देखें समाज को, जब मान्यवर कांसीराम के साथ काम कर रहे थे तब समाज को जगाने का काम था और इसीलिए नारा था कि मान्यवर कांसीराम के लिए कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जब उन्होंने सोई हुई कौम को जगाया और जब लोगों को सत्ता का साथ चखा दिया, तो वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरण ऐसे उतार चढ़ाव के रहे कि जिसमें बहुजनों को अपने सर्वाइवल का संकट खड़ा नजर आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब पूरे देश में इस बात के लेकर बहुजन आशंका से और एक शंका से ग्रसित था कि हमारा संविधान खतरे में है, बहुजनों की राजनीतिक जो है कि सक्रियता लगभग शून्य हो चुकी थी, ऐसे में आदरणीय अखिलेश जी ने ये नारा दिया कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, और उन्होंने PDA का नारा देकर इस बात की गारंटी दी कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के 400 के उसके जो है कि 400 पार के मंसूबे को रोका। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज जो बाबा साहब का संविधान आज सुरक्षित है, तो उसके मात्र और मात्र एक कारण PDA के नायक अखिलेश यादव जी, जिन्होंने न सिर्फ ऐसा माहौल बनाया बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से BJP को बुरी तरह से पराजित किया। अगर हम इसी संदर्भ में बात करें तो 2017 की बात कर लें, 22 की बात कर लें, लगातार समाजवादी पार्टी हारी रही है और वर्तमान विधानसभा चुनाव को आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो है वो सभी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और वो आगे लेकर के जाएंगे भी? क्या आपको लगता है कि PDA फिर से अपने आप को दोहरा पाएगा 2024 की तरह? हम चूँकि आप बहुत ही बड़े चैनल के साथी हैं और दैनिक भास्कर के ही रिपोर्ट के आधार पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो PDA है ये बहुत बड़ा समाज है और PDA को जो नारा मान्यवर कांसीराम दिया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसी बात को बाबा साहब का करते थे कि धन धरती और सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। उसी बात को मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब के विचारों को लेकर नए भारत के निर्माण के लिए, आज नए भारत के निर्माण का जो संकल्पना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने किया, उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा, न सिर्फ राजनीति में, न सिर्फ जो है कि शिक्षा में, न सिर्फ जो है कि प्रशासन में, बल्कि आर्थिक रूप से भी हम जो है कि बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए उन्होंने ये नारा जो PDA का दिया
उस नारे के आधार पे आपको अंदाजा नहीं लग सकता। बीजेपी को, जिस बीजेपी के नेतृत्व को इस बात का घमंड था कि हम अब 400 पार कर देंगे, वो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो दुनिया का 16वां एक राष्ट्र है, ऐसे जो है लगभग 25 करोड़ की आबादी में बीजेपी किस तरह बुरी तरह से हारी, तब जब उसके पास संसाधन है, उसके पास ईवीएम है, उसके पास प्रशासन है, उसके पास निर्वाचन आयोग है, फिर भी पीडीए ही एक ऐसा फार्मूला रहा कि हम यहाँ पर 37 धन है 43 सीट जीते हैं और लगभग दर्जनों भर सीट पे हमें प्रशासन द्वारा हराया गया है। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हम अभी तो ये जो है शुरुआत थी। आगे इस तरीके से आप चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग उनका है और आपको हराया गया है, इसको कैसे? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी है। चुनाव आयोग यदि वो संवैधानिक होता, पूरे देश के लोगों का वो होता, तो जब विपक्ष कह रहा है कि जो है कि आप जो है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जितने आरोप, जितनी मांग उससे की गई, एक भी मांग नहीं आज तक किया। आप बताइए, मैं अधिकारी होने के नाते मैं अपने जो है कि अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। चुनाव के समय विपक्ष का भी कोई नेता और कोई कैंडिडेट अगर आरोप लगाता था तो उस अधिकारी से दायित्व से जो है कि विमुक्त कर दिया जाता था। पूरी पार्टी की पार्टी, पूरे विपक्ष जाके निर्वाचन आयोग में एप्लीकेशन देते हैं कि इस अधिकारी को हटा दिया जाए, तो नहीं हटता। ये जो है कि ये व्यवस्था बदल दिया जाए, ये विधिक कर दिया जाए, तो ही रहता है। आज के दिन में निर्वाचन आयोग यदि भारत का होता, संवैधानिक होता, तो वो ईवीएम से इनको हटाकर जो है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराता। विपक्षियों का यह सवाल हमेशा से रहा है सर कि उनका कहना है कि जहां आपकी सरकार बनती है या जहां विपक्ष की सरकार बनती है वहां वो इस ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं, जहां वो हार जाते हैं वहां ईवीएम का विरोध करते हैं। इसको कैसे कहेंगे आप? ये तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं ना। ऐसे जगह वो चुनाव को, जहां जीतते तो हम हर जगह, जिस राज्य में का इम्पोर्टेंट भारत की राजनीति को बदलने के संदर्भ में नहीं रहती है, वहाँ वो जो है कि बेईमानी का लेवल कम कर देते हैं। तो वहाँ हम जीतते तो बेईमानी अगर कम कर दें तो हम हर राज्य जीत लेंगे, लेकिन उस राज्य में वो हारने के जो है बेईमानी कम करते हैं कि जहाँ पर दिल्ली की राजनीति को कम प्रभावित करता है। तो वो कहते हैं कि देखो यहाँ जीत गए। अरे वो जीतने की बात करते तो हम महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप बिहार में क्यों नहीं हमने जीत लेते। जनता का आक्रोश, जब चुनाव का मानक जनता है और जनता चुनावी प्रक्रिया का मानक रैली है और लोगों को उत्साह है, रैली है, उत्साह में देखने को मिलता है कि बीजेपी के लोग हरा रहे हैं और वोटिंग ईवीएम की मशीन में आता है कि वो जीत गए। और मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम ये तो निर्वाचन आयोग जिताता है। बिहार में कम से कम 2 दर्जन ऐसी सीटों पर लोग चुनाव जीते जिनका वोट एक ही संख्या है, एक संख्या से वो चुनाव जीते हैं। ये तो अद्भुत सहयोग है। तो इस तरीके के जो तथ्य रख रहे हैं सर कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस वजह से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और अन्य विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करते रहे हैं। सर वापस से आते हैं हम समाजवादी पार्टी के सवाल पर कि समाजवादी पार्टी को पीडीए का जो इन्होंने नारा दिया है, प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी करके उन्होंने ऐसा, जो विपक्ष है मतलब सॉरी जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऐसा आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर कि यह परिवारवाद पे रह करके सिमटी है। अभी तक ये परिवारवादी पार्टी है, इसको कैसे आप देखिए? जो विषय मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री जी के बेटे जिस पद पे हैं वो क्या कौन से जो है कि अपनी प्रतिभा से हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे वो किस प्रतिभा से हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो किस प्रतिभा से हैं। ऐसे एक दर्जन नहीं, कई दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर प्रतिभा नहीं, परिवार से ही लोग आए हैं। और उत्तर प्रदेश का नेता अखिलेश यादव परिवार से नहीं, अपनी प्रतिभा से आए हैं और उनकी प्रतिभा एक बार नहीं कई बार प्रमाणित हो चुकी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी जिस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए थे, 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता उस मुकाम से भी आगे जा चुके। उनके प्रमाण, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता और उनके देश में एक्सेप्टेंस को, इससे ज़्यादा और प्रमाण की क्या जरूरत हो सकती है। पूरा देश एक्सेप्ट कर चुका है कि समाजवादी पार्टी के नेता देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत हैं।
इसी क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से आपकी पूरी राजनीति वहाँ पे रही है, आप माननीय कांसीराम साहब के साथ रहे हैं, तो वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो घटता जा रहा है, और क्या वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ या समाजवादी की तरफ या कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? या तो वर्तमान समय में एक और बहुत ही जो उभरते हुए नेता हैं चंद्रशेखर रावण, लोग उन्हें एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं उनके समाज के, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे इसी प्रश्न का उत्तर आपको इस रूप में जानना चाहूँगा, एक प्रश्न आपसे पूछ के, कि देश की जनता की मांग है बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ, बीजेपी हटाओ देश की संवैधानिक संस्था बचाओ, बीजेपी हटाओ महंगाई कम करो। तो इस देश का हर नागरिक इस विकल्प, इस प्रश्न के उत्तर में ये देखना चाहता है कि बीजेपी को हरा कौन पाएगा, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और देश में कौन हरा लेगा। तो उसका उत्तर आता है कि देश में इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बीजेपी को हरा ही नहीं देंगे, हराए भी हैं। इसलिए पूरा देश का नागरिक महंगाई से, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, संविधान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, इस बात के लिए एकदम तत्पर है कि बीजेपी को जो हरा लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण मैं कह रहा हूं, इसलिए ना मानिए, 2024 भी है, इसका उदाहरण घोसी का उपचुनाव भी है, इसका उदाहरण मैनपुरी का उपचुनाव भी है कि देश का दलित, देश का बहुजन अखिलेश जी को इस बात के साथ दे रहा है कि बाबा साहब के संविधान जहां सुरक्षित करने का उन्होंने संघर्ष दिया है, वहीं पर उन्होंने ये बार प्रश्न कर रखा है सामाजिक स्तर पे कि शूद्रों के साथ कब तक जास्ती होगी। उन्होंने ये मांग कर रखा है कि आरक्षण पूरा क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना करा के साफ कर लीजिए ना, आप हमें जो है कि किसी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन न देकर शिक्षा फ्री कर दीजिए, रोजगार के लिए आप बताइए, आप युवा हैं, आप पीएचडी स्कॉलर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देश में 72 प्रतियोगी परीक्षाएं जो है कि निरस्त होती हैं और देश अभी कुछ कह ही नहीं रहा है। पूरे देश का भविष्य निरस्त कर रखा है इस सरकार ने। ऐसी सरकार को एक मिनट देश की जनता नहीं चाहती है। निर्वाचन आयोग इनके साथ न खड़ा हो तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो सर, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपनी नीतियों के कारण सत्ता में है, ऐसा उनका कहना है। वो चाहे वो आवास की बात कर लें, चाहे वो राशन की बात कर लें, और इस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि हमने जो है सबका साथ सबका विकास पे काम किया है, न कि समाजवादी पार्टी की तरह जो सिर्फ जो है तुष्टीकरण का एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का बेसिकली खास तौर से, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपके इसमें कई प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का 1 बाय 1 उत्तर देना जी, चाहूँगा। जी, जी। आप पहली बात ये देखें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप में तुलनात्मक अध्ययन देखें। समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया, चाहे वो जो है कि समाजवादी पेंशन हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे वो जो है कि स्कॉलरशिप हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण वो जो है कि स्कॉलरशिप बंद कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी फीस बढ़ा दी है, जो बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में स्कॉलरशिप फीस दिया जाता था वो खत्म कर चुकी है। आज गरीब का बेटा किसी अच्छी संस्थान में पढ़ नहीं सकता। आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती तो सबसे पहले तो बस शिक्षा को जो है कि फ्री कर देती, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा निरस्त होगी, कोई भी नियुक्तियां नहीं होगी, और वो तुलना करेंगे अखिलेश जी का। अखिलेश जी का जो काम है विश्व स्तरीय है, उनकी गुणवत्ता का काम, देश का निर्माता, भाग्य विधाता भारत का कोई, जिसमें भाग्य भारत का भविष्य दिखता है, नया भारत कहीं दिखता है, जो सबका साथ सबका विकास है, वो अखिलेश के नेतृत्व में ही दिखाई देता है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, विशेष मंत्री सदस्य के बहैसियत नहीं कर रहा हूँ। उनके तथ्यों से, उनके क्रियाकलाप से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से पूरा देश जानता है कि अखिलेश जैसा सौम्य और राष्ट्र निर्माता कोई भारत का निकट भविष्य में नेता नहीं है। बड़ी ही बेबाकी से सर अपनी बात रख रहे हैं, और क्योंकि आप माननीय कांसीराम साहब के साथ रहे हैं, तो ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने उनके साथ काम किया है। माननीय कांसीराम साहब का एक नारा था,
85 और 15 का, और वर्तमान समय में पीडीए सरकार, मतलब समाजवादी सरकार जो पीडीए का नारा दे रही है, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है सर? दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि मानवर कांसीराम का पीडीए, मानवर कांसीराम का 1585 और बाबा साहब का जो विजन था, वो दोनों विजन का समायोजन अखिलेश जी के पीडीए में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता, भारत के संविधान निर्माता, भारत के भाग्य विधाता और दलितों वंचितों को सत्ता का स्वाद चखाने वाले मान्यवर कांसीराम, ये दोनों लोगों की थीम पीडीए है। उसी का परिणाम है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी से भयभीत रहती है, डरती है और चुनाव हार जाती है। तो इसका मतलब आपका ये कहना है सर कि अभी तक चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब हों, चाहे वो लोहिया जी हों, चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी हों, या वर्तमान समय में जो भी विचारक हैं या जो भी समाजवादी चिंतक रहे हैं या बहुजन समाज चिंतक रहे हैं, उन सभी को नेतृत्व करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ही एक बेहतर विकल्प हैं और कोई नहीं है। मैं आपसे ये आप ही से प्रश्न करना चाहता हूँ साथियों कि वही व्यक्ति, वही पार्टी, वही संगठन आगे जाता है जो अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों से सीख लेता है। और आप देख रहे हैं, चाहे माननीय कांसीराम की जन्म शती हो, चाहे किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस हो, जन्म जयंती हो, अखिलेश जी पूरे पीडीए के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अपने महापुरुषों से सीख ले रहे हैं और सारे सीख का समायोजन पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं भारत के नए भारत के निर्माण के लिए। इसलिए अखिलेश जी सारे लोगों का माने समायोजन है। वो सारे जो फूल अलग अलग खिल के भारत निर्माण कर रहे थे, वो पुष्पगुच्छ हैं अखिलेश जी, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अब बस चलते चलते एक अंतिम सवाल सर आपसे और कि आप जो है, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर इतनी ही बेहतर पार्टी है या समाजवादी विचारधारा इतनी बेहतर विचारधारा है, तो यह अभी तक क्षेत्रीय ही रह गई, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, तो इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आपके पास ऐसा क्या विजन है? आज के दिन में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के अगला चुनाव आएगा, आप देख लेंगे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं बनेगी, राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के वो अग्रसर है। और मैं पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह पीडीए का आंदोलन चल रहा है, पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनेगी बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व करेगी। और मेरी संकल्पना है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के भविष्य हैं, भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी मैं अखिलेश जी को देख रहा हूं। उनके समर्थन को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, उनके जो है कि त्याग को देखते हुए और उनके दिन रात मेहनत को देखते हुए, जनता के बीच में बहुजनों के एक्सेप्टेंस को देखते हुए मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि देश के भविष्य अखिलेश यादव जी हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 जो होने वाला है, हम क्या आपको माने कि आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़े रहे हैं? क्योंकि जिस मुखरता से आप बात कर रहे हैं, जितना आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या आप राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ाना और कैंडिडेट देना ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हम पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझे अभी कई जगह प्रभारी बना के भेजा, मध्य प्रदेश में भेजा, लोकसभा 2024 के चुनाव में लालगंज का मैं चुनाव प्रभारी था और मैं हर दायित्वों को बाखूबी निर्वहन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी दायित्व होगा, जो निर्देश होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, वो मैं सिर आंखों पे। एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जब से उसने जो है प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म कर दिया। इस चीज़ पे क्योंकि आप एक पीसीएस अधिकारी रहे हैं, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आदरणीय जेपी जी, मैं आपकी इसके संवैधानिकता की तरफ ले जाना चाहूँगा। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में प्रमोशन में आरक्षण का एक बिल आया और उस बिल में जब पास हुआ सदन से तो उस बिल को न्यायालय में चुनौती दे दी गई। न्यायालय ने सरकार से मांग किया
कि मुझे 3 बिंदुओं पे आप जो है कि राय दीजिए, क्योंकि न्यायालय को ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, किसी भी विधेयक को वो पुनरावलोकित कर सकता है संविधान के हित में, लोक हित में। तो इस बात का जब सूचना मांगी गई तो तत्कालिक सरकार ने उन 3 बिंदुओं पर कभी सूचना नहीं दिया, जबकि तीनों बिंदु ये थे कि आप बताएं कि क्या प्रमोशन में पर्याप्त आरक्षण का कई व्यवस्था नहीं है, कितने प्रभावित लोग हैं, क्या इससे राज्य के व्यवस्था में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीनों उत्तर का प्रश्नों का उत्तर सरकार द्वारा कोर्ट में सबमिट नहीं की गई, और न सबमिट होने के बाद यह निर्णय आया कि इस प्रमोशन के माने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को न्यायालय द्वारा नल एंड वायलेट घोषित कर दिया गया, अर्थात शून्य घोषित कर दिया गया। जब वो शून्य घोषित कर दिया गया, तब जब ये निर्णय आया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और न्यायालय के आदेश लागू करने का दोषी समाजवादी पार्टी को निर्धारित किया जाता है, न जबकि वो न्यायालय के आदेश को कंप्लायन किए थे। बावजूद इसके देश का पहला नेता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने ये कहा कि मुझसे कुछ गलत काम करवाया गया, पब्लिकली उसने स्वीकार किया है हमारे नेता ने, और ये कहा कि समय आने पे ब्याज सहित उसको रिटर्न करूंगा। इससे बड़ा देश के लिए और क्या बात हो सकती है। न्यायालय का आदेश था, और जिन लोगों ने ये आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पे लगाते हैं, या तो उनकी जानकारी नहीं है या वो भ्रमित लोग हैं। इसलिए मैं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए दोषी नहीं मानता हूँ। समाजवादी पार्टी पर एक और गंभीर आरोप लगता है कि वह हमेशा से दलित विरोधी रहा है। जब भी सत्ता में आया है तो दलितों का शोषण किया है, नुकसान किया है। तो ऐसे समय में आगामी चुनाव में बहुजन समाज और दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जुड़ेगा? जयप्रकाश जी, इसके संदर्भ को, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको जो है 1990 के 2000 के आसपास के ले चलना चाहूँगा, जब प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम था, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इन दोनों में ही जो प्रतियोगिता था, तो कोई भी प्रतियोगी, हर व्यक्ति, हर प्रतियोगी अपने विरोधी को कमज़ोर करने के हर कोशिश करेगा। तो यह बात 2012 और 2017 तक लागू होती थी। 17 के बाद जब बहन जी, बहुजनों की सबसे बड़ी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में बहुजनों की आइकान, जब बहन जी ने 19 के लोकसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके 19 का चुनाव लड़ लिए, तो ये सारे आरोप को बहन जी ने माफ कर दिया। तो सारे बहुजनों को माफ कर देना चाहिए, यह प्रश्न अप्रासंगिक है। बहन जी को ये मानते हैं, मान्यवर कांशीराम को मानते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग, जब बहन जी ने ही समझौता कर लिया और समझौता करके चुनाव लड़ लिया, तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2019 में आ गई क्या समाजवादी पार्टी 19 के बाद कोई एक भी निर्णय बहुजन के हित में, बहुजन महापुरुषों के हित में, आरक्षण के हित में कोई विरोध किया है क्या? यदि 19 के बाद समाजवादी पार्टी कभी भी विरोध कर दे तो मैं भी सबसे पहले विरोध करने वाला उस निर्णय का विरोधी रहूंगा। लेकिन यह बात जब बहन जी ने गठबंधन कर लिया, तो वो जो कुछ सिका गिलवा था वो राजनीतिक प्रतियोगिता थी। राजनीतिक प्रतियोगिता में जो कुछ विरोधाभास पैदा हुए थे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, ये राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया थी। मैं आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, तो क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज विरोधी जो हैं, तो क्या उसके दोस्त हैं? उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तो क्या बहुजन समाज पार्टी आज बीजेपी को मान सकती है? ये राजनीतिक परिस्थितियों का ये निर्णय होता है, और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्णय सामाजिक निर्णय नहीं होता।
राजनीतिक परिस्थितियों के निर्णय महापुरुषों के द्वारा लिए गए निर्णय का निर्णय नहीं होता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, यदि मेरा ये विचार बहुजन समाज के लोग देख रहे हों तो मैं कह सकता हूं कि किसी को यदि गलती, राजनीतिक गलती को आप इस तरह सामाजिक और आंदोलन की गलती मानेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान बहुजनों का होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध दुनिया में सबसे बड़े मानवता के संदेश देने वाले व्यक्ति थे। क्या उनको ज्ञान तत्कालिक मिल गया था? 29 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अनुभव दिन प्रतिदिन हमारे देश के, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिदिन न सिर्फ मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, बल्कि बहुजन आंदोलन के माननीय कांसीराम और बाबा साहब के बीच का जो नए भारत के निर्माण की संकल्पना है, उस व्यक्तित्व को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी निर्णय को व्यक्तिगत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय नहीं मानता हूं, परिस्थितियों का निर्णय मानता हूं। और उसी का परिणाम है कि 2024 में सबसे बौद्धिक वोटिंग बहुजन समाज के लोग, खास करके मैं जिस समाज के लोग हैं, उन लोगों ने ये किया कि संविधान बचा लो, संविधान बचा रहेगा, बीजेपी हरा लो, देश बचा रहेगा, तो राजनीतिक होती रहेगी। उसी परिस्थिति में, इसी भाव में 2027 का भी चुनाव बहुजन के लोग अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को जिताकर देश में सबसे बड़े सूबे का मालिक अखिलेश जी को बनाएंगे। इसका मतलब आपका कहना है कि 2027 के चुनाव में फिर से 2024 आप दोहराएंगे, पीडीए वाली सरकार फिर से बनाएंगे और संविधान के नाम पर और बहुजनों के हित के नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे। जयप्रकाश जी, एक नया देश में बने आया है, एक फाइलों का दौर चल रहा है। उस फाइलों का वास्तविकता क्या है? देश को, मैं तो कहूँगा कि देश के राष्ट्राध्यक्ष को, देश के मुखिया को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सदन में इस बात के, इस कन्फ्यूजन को उस क्लियर करना चाहिए। एक तो फाइलों के दौर में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो लोगों का ओपिनियन बना है, और दूसरे महंगाई, ईरान इराक युद्ध, और तीसरे यूजीसी जैसे बड़ा विषय दलितों पिछड़ों को बहुत प्रभावित किया है। ये तमाम मुद्दों के साथ जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, हिंदू के मुद्दे पे, हिंदुओं को ही लाठी मार रही है, हिंदुओं को ही जो है कि उनका बाल उखाड़ के, चुनिया उखाड़ के मार रही है। तो मैं कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपना विचार खो चुकी है, अपना आधार खो चुकी है, उसका जनता में अब विश्वास ही हो गया। और जिसका इकबाल खत्म हो जाता है, सरकार जरूर चल रही है लेकिन सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। लोग इकबाल के रूप में अखिलेश जी को आज भी मुख्यमंत्री का जो है, जो रुतबा होता है, वो देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और आगामी इस वाले विधानसभा में भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वो फिर से इस सत्ता को ना गवा दे, क्योंकि बीजेपी को आप हल्के में आंक रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप हमारे अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हल्के में ओवर कॉन्फिडेंस का जिस तरह ये शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, या जो आम चर्चा रहता है, ये आम चर्चा में ये जो चर्चा के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश के विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, अंबेडकर विरोधी लोग हैं। वो इस तरह के परसेप्शन पूरे देश और समाज में क्रिएट करते हैं। अखिलेश जी 2012 से जब जो 17 में आए तो उनका चुनाव परिणाम 48 सीट था और 2022 में वो 125 सीट गए, और 2024 में 19 में वो 5 सीटें जीते थे और 2024 में वो 37 सीट जीते हैं। वोट परसेंटेज उनका 29 से 43-44% बढ़ चुका है। 44% वोट किसी भी पार्टी का होने पे अपने आप ही माना जाता है। लगभग आधे से अधिक लोग जिसके पक्ष में खड़े हों, उसको सरकार में हराने में, जिताने में कौन जो है कि हरा पाएगा? भाई, उसको जीतने में कौन रोक पाएगा? जिस पार्टी के पास 44-45% वोट विपक्ष में रहकर है, बगैर किसी जो है कि आयोग, बगैर किसी प्रशासनिक सहयोग से, तो उसको हराने में अभी भारतीय जनता पार्टी अब दिवा स्वप्न के विषय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनिश्चित हैं, समय का खाली दूरी है, अन्यथा देश की जनता, प्रदेश की जनता,
प्रदेश की मीडिया, प्रदेश का प्रशासन अखिलेश जी के इकबाल को अभी से स्वीकार कर लिया है। हाँ, लास्ट प्रश्न सर हमारा ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, क्योंकि वर्तमान समय में वही सरकार है तो हम उन्हीं के रेफरेंस में बात करेंगे कि वो सभी को साथ में लेकर के अपने गठबंधन में रखें। और पिछले चुनाव की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी, स्पेशली उन्हीं को फोकस करके इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ लिया, निषाद जी को अपने साथ लिया, चौहान जी को लिया, ऐसे कई लोगों को उन्होंने अपने साथ में लिया और एक जिम्मेदारी दी। फिर भी वो उनका साथ छोड़ दिए, ऐसा क्यों? फिर अगर आगे वाले चुनाव में भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसको आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे? जयप्रकाश जी, आपको 2-3 बातों पर ध्यान बहुत मजबूती से ध्यान दिलाऊंगा कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन हुआ था, तब भी हम मात्र 15 सीट जीत पाए थे। और 2024 में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ था, समाज का गठबंधन हो गया, विचारों का गठबंधन हुआ, सम सुख भाई सम दुख भाई। जितने पीड़ित लोग थे वो एक प्लेटफार्म पे आ गए और पीड़ित इस समय पीडीए है। अब पीडीए जब एक प्लेटफार्म में आ जाएगा तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में कौन हरा सकता है? नायक के रूप में नए भारत के निर्माण में प्रतिदिन एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। और मैं एकदम आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने वोट को, यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग आप हैं, यदि आप बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, तो आप यदि बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अपने वोट को खराब न करके अखिलेश जी को वोट देंगे, तब बीजेपी हारेगी। तब बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का देश, बाबा साहब का आरक्षण, पीडीए का मंसूबा, बहुजनों के जो है कि उनका अधिकार तभी सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से देश से, समाज से, बहुजनों से व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं कि अपने वोट को, यदि आपको वर्तमान प्रशासन, वर्तमान शासन 75, 72 परीक्षाओं का जो है कि फेल होना, नियुक्तियां, शिक्षा, रोजगार जो है जितना ख़त्म हो चुका है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएनओ का आंकड़ा बता रहा है कि नोटबंदी के बाद जो है कि भारत में नोटबंदी और महामारी के बाद 48 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इतना बड़ा बेरोजगारी जिस देश में हो, इस आंकड़े के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। इस तरीके से आप सर, तो हम ये कहेंगे कि आने वाले चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर सपा की सरकार बनती है तो वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, या जो वास्तव में पीड़ित हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, उनके साथ किस तरीके से, उनके लिए क्या विज़न है समाजवादी पार्टी के पास? समाजवादी पार्टी की सरकार आते सबसे पहले किसानों के खाद, बीज और उनके जो है कि उनके उत्पाद का मूल्य अच्छा मिलेगा। दूसरा, हमारी सरकार जैसे बनेगी तो देश के पीडीए और सभी महिलाओं को 40,000 रुपया प्रति वर्ष देने का ऐलान हमारे नेता ने कर चुके हैं। पहले भी दे चुके हैं हम बेरोजगारी भत्ता। हम रोजगार देंगे और जिनको रोजगार मुहैया होने में विलंब होगा उसको हम बेरोजगार भत्ता देंगे। और शिक्षा का हम जो है शिक्षा और दवाई फ्री करेंगे, सिंचाई फ्री करेंगे, और किसानों की बेहतरी के लिए कानून व्यवस्था फ्री करेंगे। और उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं सूचित होंगी और नियुक्तियां तीव्र गति से होंगी। जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि महिलाओं के खाते में 40,000 रुपये देंगे, तो ये सत्ता पक्ष के द्वारा आम जनता का भी ये मुख्य रूप से सवाल है, कहाँ से देंगे 40,000 रुपये, कैसे देंगे आप? यूपी की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, कहीं यह सिर्फ हवाई बात तो नहीं रह जाए, ये चुनावी एक रणनीति तो नहीं रह जाएगा आपका, चुनावी जुमला तो नहीं रह जाएगा? देश में मैं आपसे जानना चाहूँगा, देश की कौन सी सत्ता पार्टी रही है जो बेरोजगारी भत्ता दी है? हमने बेरोजगारी भत्ता देकर दिखाया कि नहीं? हम 54-55 लाख जो है कि समाजवादी पेंशन दिया कि नहीं? हमने लैपटॉप बांटा कि नहीं? हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई कि नहीं? हम दुनिया का माने विश्व स्तरीय, भारत स्तरीय हमने स्टेडियम बनाया कि नहीं? हमने लोहिया आवास दिया कि नहीं? आज लोहिया आवास हमने 3.5 लाख के देते थे, आज वो 1.25 लाख की है, और वो भी भ्रष्टाचार के जो है कि सर चढ़ जाती है। संसाधन, भारत बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, संसाधन की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। सारे पैसा बीजेपी अपना कार्यालय बनाने में और सिर्फ अडानी और अंबानी में लगा देती है, तो वो कहाँ से देगी? हमारा तो समाजवाद है ना,
समाजवाद और साम्यवाद और पूंजीवाद में बहुत अंतर है। समाजवाद जनता का जिसमें भागीदारी हो। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सर कांग्रेस को भी अपने साथ आप रखेंगे? जैसा कि ये निर्णय मेरा नहीं है, यह निर्णय उच्च हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एनडीए के भाग हम अंग हैं और एनडीए ही चुनाव लड़ेगा। इंडिया ही चुनाव लड़ेगा, सॉरी, हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हम इंडिया के गठबंधन के अंग हैं और इंडिया ही उसका चुनाव लड़ेगा और एनडीए को हम हराएंगे। बहुत ही बेबाकी से माननीय दीपचंद राम जी ने जो अपनी बात कही, जो कि आप इनके बौद्धिकताओं से परिचित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में देखते हैं क्या होता है। जल्दी ही हम मिलेंगे। दैनिक भास्कर, डॉक्टर जेपी मौर्य। जय हिंद।